Hi, good afternoon, everybody. Hope everybody is fine. Again today I'm back with the one of the textile sessions, which is basically based on selection of fabrics for multiple end products. तो basically आज का जो हमारा सेशन है again textile based ही है. तो जो सेशन हमारा है आज का वो मेनली एम्फसाइज करेगा कि हमें फैब्रिक्स को किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए अलग अलग एंड प्रोडक्ट्स के लिए, क्या क्राइटेरियाज माइंड में रखने चाहिए whether you are picking up a fabric for your own garment या किसी भी क्लाइंट के लिए या बायर के लिए. तो ऐसे क्या क्राइटेरियाज हैं जिसके लिए हमें एम्फसाइज करना चाहिए while selecting or picking up a fabric for any end product. Fine. So let me share a PowerPoint presentation with you guys. Just a second. So as I said that today's session is based on selection of fabrics. So what we'll be discussing is कि जब भी हमें कोई भी fabric pick करना है, select करना है किसी भी end product के लिए, तो हमें mind में क्या criterias रखने चाहिए. Obviously यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा emphasize उस चीज़ पे नहीं करेंगे कि fabric की quality को हम कैसे analyze करते हैं किसी भी end product के लिए, because for that we have certain tests which are being conducted. But main emphasis for today's session will be based on selection of fabrics. So basically selection of fabrics for different end uses. See, when जब भी आप लोग अपने surrounding में day to day में different fabrics को देखते हैं, चाहे वो एक गारमेंट के शेप में है, चाहे वो एक अपैरल के शेप में है, चाहे होम डेकोर प्रोडक्ट के शेप में है, बहुत सारे फैब्रिक्स हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं फैब्रिक्स के साथ. एंड बीइंग स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टीज हम बहुत सारा फैब्रिक डील करते हैं फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, एक्सेसरीज, आवर ओन गारमेंट्स एंड सिमिलर थिंग्स. बट व्हाट इज टू बी केप्ट इन माइंड इज कि जितना भी फैब्रिक हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, यूज करते हैं, आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी कि ये जितने भी फैब्रिक्स हैं उनका कुछ तरीके के फैब्रिक्स का एंड यूज स्पेसिफिकली उसी तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है. और जैसा कि हमने पहले कुछ सेशंस में जब हमने यार्न्स और फैब्रिक्स उनकी इन एंड यूज किस चीज पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे और उसके फाइबर के ऊपर कि वो किस बेसिकली किस फाइबर से वो फैब्रिक बना है, या जो यार्न्स उस फैब्रिक को मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुए हैं वो किस फाइबर से बेसिकली बने हैं. बिकॉज ईच एंड एवरी फाइबर हैज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. फाइन. सो फैब्रिक्स बेसिकली जो है हमारा क्लोथिंग के लिए. अब हम बात जो डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, फाइबर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऐसी कौन सी हैं विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस एनी इंडिविजुअल फॉर द सिलेक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स एज ए फैब्रिक और फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज. ऐसी क्या फाइबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसके बारे में we as a designer, we as a fashion or interior students, we as an individual should know before picking up a fabric for any end product. Fine. Knowledge hona chahiye. That was the reason why our team conducted. Initially the session was based on fibers, yarns, their properties, their characteristics. इसीलिए. Fine. So basically length के बारे में हमें लेंथ और उसके अपीयरेंस के बारे में पता होना चाहिए. Why? Because fabrics made with staple fibers. Staple means जो short length के fibers होते हैं, they usually उनसे जो fabric या yarn बनता है उसका surface, उसका texture जो होता है वो थोड़ा सा रफ होता है एज कम्पेयर टू द फिलामेंट यार्न से, जो फिलामेंट फाइबर्स से जो यार्न्स या फैब्रिक्स बनते हैं. कहने का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये है कि जो शॉर्ट फाइबर्स से फैब्रिक्स बनेंगे उनका सरफेस जो होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कोर्स होगा, रफ होगा. वेयर एज ऐसे फैब्रिक्स जो फिलामेंट यार्न से बने हैं जिनका लेंथ यूजुअली लॉन्गर इन साइज होता है, उनसे जो फैब्रिक बनते हैं उनका जो टेक्सचर है, उनका जो सरफेस है, दैट इज मोर स्मूदर एज कंपेयर टू द फैब्रिक्स विच आर मेड फ्रॉम स्टेपल फाइबर्स. और यूजुअली क्या होता है कि जब भी हमें शॉर्ट फाइबर्स, स्टेपल फाइबर्स
फैब्रिक्स बनाने होते हैं या yarns में उसको कन्वर्ट करना होता है, so the process takes longer time. And once the fabric is constructed, the surface of the fabric has multiple and x number of small minute fibers which are to be removed after certain finishing processes. जैसा हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. तो यूजुअली कहने का मतलब है कि हमें फाइबर के लेंथ के बारे में थोड़ा सा, अगर आप कॉटन का फैब्रिक ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कॉटन का जो फैब्रिक होगा वो कॉटन के फाइबर से ऑब्वियसली बना होगा, लेकिन उसका जो लेंथ है, उसका जो सरफेस है, टेक्सचर है, वो किस तरीके का होगा. अगर सिल्क के फाइबर से बना है, सिल्क फैब्रिक है, तो उसका टेक्सचर क्या नेचुरल और मैनमेड फैब्रिक फॉर एनी एंड प्रोडक्ट. फाइन. सेकंड जो प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कोई भी फैब्रिक पिक करते हुए, that is moisture absorption. Why? Because fabrics like cotton which absorb moisture and water easily as compared to the synthetic fabrics, they can be used for summer wear collections or the fabrics where moisture absorption is required, or for those end products where moisture absorption is actually required. फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल से आपको इसको क्लियर करूंगा. अगर हमें अपहोल्स्ट्री का फैब्रिक डेवलप करना है या यूज करना है, आई होप अपहोल्स्ट्री सबको पता ही है, द फैब्रिक विच इज मेनली यूज्ड फॉर फिनिशिंग एंड फर्निशिंग एनी काइंड ऑफ फर्नीचर, उसको हम बोलते हैं अपहोल्स्ट्री. यूजुअली हम एक टर्म यूज करते हैं होम फर्निशिंग फैब्रिक, तो हम फर्नीचर को फर्निश करने के लिए भी वही टर्म यूज करते हैं, बट टेक्निकली इट इज नॉट राइट. होम फर्निशिंग फैब्रिक जो होते हैं दैट इज मेनली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स लाइक बेड शीट्स, टेबल लिनेंस, कुशन कवर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. वेयर एज जो फैब्रिक हमें किसी भी तरीके के फर्नीचर को, लेट इट बी ए लाउंजर और ए सोफा और ए चेयर और ए सेटी, व्हाटसएवर इट इज, उसको फर्निश करने के लिए में जो हम फैब्रिक यूज करते हैं दैट इज अपहोल्स्ट्री फैब्रिक. तो जब हमें अपहोल्स्ट्री का जैसा फैब्रिक यूज करना है किसी फर्नीचर को फर्निश करने के लिए, तो हमें उस फैब्रिक जो हम पिक कर रहे हैं, वी शुड नो एंड आस्क ए फैब्रिकेटर कि हमें क्या फैब्रिक यूज, ये एक है poly, all the natural fabrics which have a great moisture absorption, technically they should not be used for or they should not be used as a upholstery fabric, because किसी भी फर्नीचर में मॉइस्चर हम यूजुअली क्लोथ्स की तरह उसको डे टू डे रूटीन में वॉश नहीं करते. इफ इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, कोई भी तरीके का फर्नीचर है, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा एटसेट्रा. बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी डू नॉट यूज फैब्रिक्स which have a good moisture absorption tendency as a upholstery fabric. But for areas or for end products where moisture absorption tendency or characteristics is required, we can use fabrics like cotton, then we have linen, then we have capac or capoc. तो कहने का ये मतलब है कि हमें कोई भी फैब्रिक पिक करते हुए उसके यूटिलिटी के हिसाब से, उसके एंड यूज के हिसाब से, उसकी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी के बारे में भी एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आप राइट वे में उसको यूज कर सकें. फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल आई विल साइट, इफ यू हैव टू गो फॉर अ स्पोर्ट्स वेयर, सो it should is blended, not only the cotton, because it requires a specific amount of stretchability as well as strength. तो खाली कॉटन के फैब्रिक में इतना स्ट्रेंथ या स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होगा, तो यू शुड गो फॉर फैब्रिक्स लाइक पॉली कॉटन और ब्लेंड्स ऑफ कॉटन with all those fibers which have a great elasticity or moisture absorption and strength as well. Fine. तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉपर्टी भी फैब्रिक्स की पता होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एंड प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज हीट कंडक्टिविटी. अब बेसिकली हीट कंडक्टिविटी से हम क्या समझते हैं? दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी व्हिच रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए फाइबर और फैब्रिक टू कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम द बॉडी. फाइन. सो अगर आप आपको किस सीजन के लिए, किस एरिया के लिए फैब्रिक यूज करना है, तो आपको कहीं ना कहीं उस फैब्रिक या फाइबर की हीट कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए. दैट इज व्हाई वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस अबाउट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फैब्रिक्स. दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग इट टाइम्स एंड अगेन. Even you should look for the characteristics
characteristics and properties of multiple fabrics and fibers. अमित सर, जी, अमित सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. आई गेस थोड़ा नेटवर्क का इशू है. हाँ जी. तो बीच में टूट रही है, उसकी वजह से समझ नहीं आ रही. हाँ, भी आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है. अभी ठीक है? अभी बेटर है. Okay. So I was talking about the heat conductivity property, जिसका कहने का मतलब है कि अगर हमें एक फैब्रिक या गारमेंट ऐसा यूज करना है जहाँ पे हमें हीट को अलाउ नहीं होने देना है, बॉडी तक पहुँचने के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है, तो हमें इस तरीके के फैब्रिक्स को यूज करना चाहिए जो बेसिकली जिनका हीट कंडक्टिविटी वाला प्रॉपर्टी बेटर है. फाइन. And basically such properties one should definitely keep in mind while choosing the fabrics for the garments which are being used in summer wear or winter wear or for the end products जो कि हमें इस particular property पे based use करने हैं. Next property is basically strength. अब strength तो एक basic common word है, सब समझ आता ही है, बट जब हम किसी फैब्रिक की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो वो कहाँ हमें हेल्प करती है. मेनली द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ इज नीडेड फॉर द वॉशिंग पर्पस and as well as there are lot of things which are based on the strength of a fabric, whether it is related to the overall ओवरऑल प्रॉपर्टी जो स्ट्रेंथ का है वो इन सभी चीजों से रिलेट होता है. और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है एक फैब्रिक का वो हमें सबसे ज्यादा ड्यूरिंग वॉशिंग प्रोसेस हेल्प करता है, बिकॉज it actually helps us to do the cleaning or laundering process at an ease without having any kind of tension whether the fabrics might fray or they might get affected during washing process or laundry process. तो कहीं ना कहीं strength बहुत important matter करता है. तो इसको चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, there are lot of tools, machineries in textile finishing industries जहाँ पे हम इन टेस्ट्स को कंडक्ट करते हैं फैब्रिक की बर्स्टिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, उसका टेयरिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए. बट as a student, as a layman कह सकते हैं हम, without using the tools and machinery, आपको फैब्रिक को थोड़ा सा, जो भी फैब्रिक आप पिक कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं किसी तो और करके देखना चाहिए, और स्ट्रेच करके देख के ये नहीं देखना कि फैब्रिक बर्स्ट हो रहा है, फ्रे हो रहा है, क्या हो रहा है. यू शुड ओवरऑल ट्राई टू एनालाइज यार्न्स की शेप, स्ट्रक्चर, स्पेस, आपस में वॉप और वेफ्ट यार्न्स की मूव तो नहीं हो रही. इफ इट इज अ निटेड फैब्रिक, उसमें निट्स का कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, शेप एंड स्ट्रक्चर. जी अमित सर, आपकी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है. ब्रेक हो रही है? हाँ जी. जस्ट अ सेकंड. आपकी वीडियो भी पॉज हो गई. Definitely look for the strength of the fabric which is to be used in multiple end products. Next basically is just a second. So basically कहीं ना कहीं जो फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन का टेक्निक, मेथड जो होता है, वो भी काफी ज्यादा बेसिकली एक फैब्रिक की प्रॉपर्टी उसी पे बेस्ड होती है. For example, if we talk about a fabric which is woven fabric, yeah, generally if woven fabrics, they are mainly used for strength and durability. तो जब भी हमें कहीं गारमेंट में या किसी भी एंड प्रोडक्ट में ज्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू इलास्टिसिटी और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक, सो one should go for woven fabrics rather than fabrics which are being manufactured by any other method, let it be macrame, crochet, knotting or knitting. तो जहाँ पे भी हमें स्ट्रेंथ का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, one should pick a woven fabric rather than any other fabric. Fine. And the fabrics which are basically manufactured by knitting technique are usually used for the areas or end products where more stretchability is required. Fine. जैसे कि स्पोर्ट्स वेयर हो गया, सॉक्स हो गया, देन वी हैव स्वेटर्स, कार्डिगन्स, ट्रैक पैंट्स, any kind of garment where stretchability is required, we should go for
knitted fabric rather than the woven fabric. Fine. And basically जो फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन का मेथड यूज हुआ होता है उस पे डिपेंड करता है उस फैब्रिक की ओवरऑल प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यूरेबिलिटी, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, ये सब उस चीज पे डिपेंड करता है. फाइन. तो कहीं ना कहीं आपको किस एंड प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक फैब्रिक यूज करना है, आपको माइंड में ये जरूर रखना चाहिए कि वेदर आई should pick a woven fabric, knitted fabric, knotted fabric, or whatsoever fabric. Fine. So the fourth basic point and important point is finishes applied, because as we have discussed in previous sessions that there are a lot of finishings which are applied to the fabrics to enhance their properties, their characteristics, their overall appearance. Now the thing is basically how these finishes basically are important for a particular fabric. For example, जैसे कि आपको कोई फैब्रिक किसी एंड प्रोडक्ट के लिए पिक करना है. फॉर एग्जांपल, if you have to design a mask for somebody or a raincoat for somebody, so you should be aware कि हमें किसी पर्टिकुलर फैब्रिक पे किस तरीके का फिनिश देना है so that it is feasible for a particular end product. So अगर हम रेनकोट की बात करते हैं तो आपको उसमें वाटर रेपेलेंट फिनिश देना बहुत जरूरी है. या जब भी आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट में फैब्रिक परचेज करने जाएं, ट्राई टू एनालाइज, ट्राई टू आस्क ए फैब्रिकेटर, स्पेशली इफ ए फैब्रिकेटर इज अ गुड लेवल और कैटेगरी ऑफ ए शॉप और फैब्रिकेटर, देन ही विल डेफिनेटली पोजेस दिस नॉलेज कि ये जो मेरे पास फैब्रिक आया है इसमें किस तरीके का फिनिश है, क्या कंपोजिशन से ये बना है. सो यू शुड ट्राई टू आस्क देम कि जी मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है और इसके लिए मुझे वाटर रेपेलेंट या वाटर प्रूफ फिनिश से ट्रीट किया हुआ फैब्रिक ही चाहिए. एंड लॉट ऑफ बिग फैब्रिकेटर्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दे हैव these kinds of fabrics available at a good price. Fine, but as compared to the normal fabrics, they are a bit expensive. So what are basically the factors which influence the selection of clothing? अभी तक हम जनरली बात कर रहे थे, एक जेनरिक बात कर रहे थे कि फैब्रिक्स में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हमें किन फैब्रिक्स की कैसी प्रॉपर्टीज पे या किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, किन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए कोई भी फैब्रिक परचेज या पिक करते हुए किसी भी एंड प्रोडक्ट के लिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी क्लोथिंग को सिलेक्ट करने के लिए, परचेज करने के लिए. तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं बेसिकली? सो व्हाट आर मेजर फैक्टर्स आर बेसिकली क्लाइमेट, age, occasion, activity and occupation. Because इन चीजों को, इन फैक्टर्स को कंसिडर करना एक डिजाइनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज इन फैक्टर्स के हिसाब से ही यू विल बी यूजिंग ए पर्टिकुलर फैब्रिक फॉर ए पर्टिकुलर आउटफिट और ए गारमेंट, विच यूजुअली हम स्किप कर देते हैं while designing. Our main emphasis being a designer is usually on the silhouette, the garment construction part, kind of surface ornamentation which is to be done on that particular garment according to the client's or buyer's requirement. But being a designer, it is our basic responsibility. आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं ये particular garment या outfit बना रहा हूँ या बना रही हूँ अपने client के लिए, buyer के लिए, तो मुझे वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए उसको बनाते हुए, या चाहे बनाते हुए चाहे किस फैब्रिक पिक करते हुए. एंड the same thing goes for us as an individual. When we have to pick a particular garment for us, we should consider किस क्लाइमेटिक कंडीशन में हमें उसको यूज करना है, तो हमें किस तरीके का फैब्रिक पे बेस्ड गारमेंट पिक करना चाहिए या परचेज करना चाहिए. और इफ यू आर डिजाइनिंग इट फॉर समबडी, तो उसका एज ग्रुप क्या है, उसका बेसिकली डे टू डे रूटीन क्या है, और या क्या वो कहीं ना कहीं उसको किसी पर्टिकुलर ओकेजन या किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए ही वो पर्टिकुलर गारमेंट यूज करना है, और क्या एक्टिविटी रहेगी उस इंडिविजुअल की वो गारमेंट पहनते हुए. बिकॉज ऑल दीज माइन्यूट एंड बेसिक थिंग्स प्ले वेरी एसेंशियल रोल व्हेन वी एक्चुअली यूज अ पर्टिकुलर गारमेंट और एन आउटफिट. फाइन. सो जब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं तो बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि जिस भी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमें गारमेंट को यूज करना है, तो हमें फैब्रिक भी उसी हिसाब से, उसी प्रॉपर्टीज वाला फैब्रिक भी पिक करना चाहिए. इफ यू आर actually manufacturing that garment or designing that garment,
तो फैब्रिक से रिलेटेड आपको वो चीज बहुत ध्यान में रखना जरूरी है. एंड इफ वी आर पिकिंग इट फॉर अ क्लाइंट और फॉर आवरसेल्व्स एज एन इंडिविजुअल, इवन देन यू शुड कंसिडर कि मुझे किस क्लाइमेटिक कंडीशन में इस गारमेंट को यूज करना है, किस पर्टिकुलर सीजन में यूज करना है. अकॉर्डिंगली, while purchasing a garment, you should try to analyze the fabric, whether it will be feasible for that particular season and climatic conditions or not. Next is occasion. Fine. Usually we see that कोई भी occasion होता है उस पे हम specifically कुछ specific तरीके के garments को use करते हैं. से अगर wedding है तो लहंगास, चोली, घाघरा, शरारा, ethnic wear, और अगर हम western wedding की बात करें तो it will be having gowns or suits, etc., etc., along with the gelling accessory and footwears. तो कहने का मतलब है कि occasion पे based भी, because एक individual की who will be using that garment will have a certain activity during that occasion. So the fabrics to be picked for those garments should gel with that particular occasion. Fine. तो कहीं ना कहीं occasion भी बहुत important role play करता है हमें ये select करने में कि भाई किस तरीके का garment हमें एक particular occasion के लिए pick करना चाहिए और वो किस specific fabric से बना होना चाहिए. Next is age group. और कहीं ना कहीं everybody is aware about it that जितने भी हमारे clothes, garments, apparels बनते हैं, they are being manufactured by different apparel manufacturing companies or garment manufacturers or export houses according to specific age groups. Fine. Because infants, they wear a specific kind of garments. The school going, college going people, they wear a specific kind of outfits with the specific kind of silhouettes. Then old age में एक specific तरीके का रहता है fabrics and silhouettes. तो ये कहीं ना कहीं age के हिसाब से भी हमें fabric pick करते हुए, even not only this does not go for only picking up a fabric or selecting a fabric or picking up a garment. Even when you are designing, you should consider a specific age group कि हम किस age group के लिए design कर रहे हैं. और इसको थोड़ा और elaborate way में अगर discuss करें तो कहीं ना कहीं आपने नोट किया होगा जो इन्फेंट्स हैं, किड्स हैं, उनके लिए जितने भी गारमेंट्स बनते हैं या बनाए जाते हैं विद थ्रू मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या ब्रांड्स, यू मस्ट हैव नोटिस्ड all the garments are made of the fabrics which will have softness, smoothness and warmth, because infant का जो age group है they require these kinds of fabrics जिनमें इस तरीके की basic और essential properties, characteristics होनी ही चाहिए. Then if we talk about school, college going, their emphasis is more on silhouettes, designs, trends, and obviously the fabric should have certain characteristics according to a specific age group. तो उनके age group में भी fabrics में वो specific characteristics होना चाहिए, strength होना चाहिए, एक specific visual appeal होना चाहिए, because इस segment के clients को वही चीजें अपील करती हैं and they are more into such things. Then if we talk about old age, then the fabrics which have moisture absorption, which are basically comfortable, smooth, durability as well. Even the same thing goes for silhouettes. Loose fit वाला silhouette ही majorly follow किया जाता है. But what I'm trying to say is कि एज ग्रुप को भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है while picking up a garment, while picking up a particular fabric for different age groups. Then next point comes regarding profession or occupation. और ये भी हम लोगों ने सभी ने नोट किया है कि चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, या सोल्जर्स का जो यूनिफॉर्म रहता है, दे आर मेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फैब्रिक्स बेस्ड ऑन the specific kind of properties and characteristics those fabrics have. और जैसे कि डॉक्टर्स का हम बात करें तो the fabrics mainly used are biologically treated so that they are not harmed with microorganisms, algae, bacteria, fungus, etc., etc. If we talk about the uniform of soldiers, it should have great amount of strength, it should have anti-static resistance, it should have moisture resistance and so many other characteristics. तो being a designer, जब आपको pick करना है fabric या design करना है किसी particular
प्रोफेशन के लिए, तो you should consider these characteristics of fabrics. For that you definitely need to do a lot of research and groundwork. बिकॉज हम ऐसे ही नहीं जा सकते। आज की स्लाइड में हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए और कोई भी फैब्रिक पिक कर लिया किसी भी ऑक्यूपेशन या किसी भी क्लाइंट या बायर के लिए या किसी भी एंड प्रोडक्ट के लिए। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर a great amount of groundwork and research regarding fabrics and these all pointers which we are discussing. Next comes quality assurance. So जब भी हम one should make it a habit, and trust me, honestly speaking, with the time ये habit हमने inculcate कर ली है with the time, कि हम जब भी कोई garment pick करते हैं, purchase करते हैं अपने लिए, या आप जब भी कोई garment किसी client के लिए develop करते हैं, तो उसमें आप एक अपना label, अपना कंपनी का लेबल के अलावा you actually use a care label along with that. और जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उसमें केयर लेबल तो ऑब्वियसली यूज होता ही है, अटैच्ड होता ही है, एंड वी हैड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी हैड मेड इट अ हैबिट टू गो थ्रू दोस केयर लेबल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नहीं करते हैं तो हमें ये हैबिट बना लेनी चाहिए, बिकॉज उससे हमें उस फैब्रिक, उस गारमेंट की केयर के बारे में सारा पता चलता है, हाउ इट इज टू बी वॉश्ड, ये किस फाइबर से बना है, किस फैब्रिक से बना है, किस टेक्निकल एस्पेक्ट का, लॉन्ड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आयनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमें केयर लेबल से मिलती है। एंड एक और चीज आपकी स्लाइड पे दिख रहा होगा, मार्किंग्स। तो जैसे हम गारमेंट्स के लिए ये केयर लेबल्स यूज करते हैं, वैसे ही फैब्रिक्स के लिए जो लेबल्स यूज होती हैं, टेक्निकली दे आर कॉल्ड मार्किंग्स। तो जितने भी फैब्रिक्स होते हैं उनमें जितना भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन वाला इंफॉर्मेशन रहता है, वो बेसिकली इन मार्किंग्स पे मेंशन्ड होता है। फाइन। So even before purchasing a particular fabric for a particular end product, you should try to read the instructions and information which is present information and instructions on the markings. Fine. So next slide is just a second. Every individual must be aware about malpractices. Fine. आप लोगों ने शायद सुना ही होगा that lot of manufacturing companies, industries, whether they are electrical appliances, gadgets, or food items, they practice certain activities which should not be actually practiced, which are called malpractices. And same is the case with textile industry or apparel industry. तो होता क्या है, basically malpractices में people try to befool their clients and customers, and you being budding designers and as an individual भी आप fabric purchase करने के लिए जाएं तो आपको basically कुछ malpractices के बारे में information होना चाहिए. That is how these industries and fabricators practice such things, is giving less quantity and poor quality of fabric at an expensive price. They usually cheat on pricing. पुराना कोई फैब्रिक होगा, पुराना गारमेंट्स होंगे, उसको सेल आउट करेंगे, ये क्या क्या कि जी 10% डिस्काउंट है. तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दोज थिंग्स. फाइन. even there are certain defects in the product and they sell those products at a reasonable cost. So we should be aware about the quality of the fabric or quality of the garment, the technical aspect of the garment. We should cross check it and then purchase it. Fine. And usually how they practice this malpracticing is they provide false and misleading or incomplete information on care labels or markings which are being used in fabrics and garments. तो आपको properly check करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए. इतना तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, टेक्सटाइल में इंफॉर्मेशन डे टू डे नेट सर्च करते हुए गेन कर ही लेते हैं कि कौन सा फैब्रिक कैसा होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. इवन आफ्टर रीडिंग ए केयर लेबल यू शुड ट्राई टू एनालाइज द गारमेंट और अ फैब्रिक लिटिल बिट, जितना आप कर सकें अपनी नॉलेज के हिसाब से, सो दैट ए फैब्रिकेटर और ए पर्टिकुलर आउटलेट कैन नॉट बिफूल यू एज ए पर्सन. फाइन. So next thing is what should be the guidelines for judging the quality of the fabric.
ठीक है, तो बहुत ही बेसिक वे में हमने इसको कंपाइल करने की कोशिश की और वही डिस्कस करेंगे. देयर आर वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स अवेलेबल इन द मार्केट दीज डेज, whether they are natural fabrics, man-made, blended, chemically finished or protected fabrics. But what should be the actual way of selecting a fabric, or what should be the proper way of purchasing a fabric for specific end use? ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपको एक फैब्रिक को किसी भी प्रोडक्ट के लिए परचेज करना है, तो जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो तो माइंड में रखना ही रखना है. उसके अलावा एक एक बेसिक क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए. सबसे पहले ऑन द बेसिक ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो इसमें क्या चीजें हम कंपाइल करते हैं या एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. द फैब्रिक शुड बी प्लीजिंग इन टच. जो हमारा एज एन इंडिविजुअल, एज ए लेमैन, किसी भी इंसान को देखो, चाहे वो अपना सूट के लिए फैब्रिक खरीद रहे हैं, साड़ी के लिए खरीद रहे हैं, टॉप के लिए खरीद रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट जेस्चर एट अ फैब्रिकेटर शॉप इज वी होल्ड द फैब्रिक एंड वी ट्राई टू feel and touch the fabric to analyze its feel and texture, है ना. Then we sometimes try to stretch it to analyze the durability of the fabric. तो इस तरीके की basic activities हमें practice करना ही करना चाहिए. Then we should also try to analyze कि ये fabric जो है बना जो है ये किस fiber से बना हुआ है. तो वो भी कहीं ना कहीं हमें एनालाइज करना चाहिए कि अगर वो कहता है जी प्योर कॉटन है, तो फील करके थोड़ा स्ट्रेच करके हमें देखना चाहिए कि वेदर इट इज एक्चुअली ऑफ ए प्योर कॉटन और नॉट, वेदर इट इज ए ब्लेंडेड और नॉट. फाइन. और बेसिकली क्या चेक करना चाहिए, वीव. इफ इट इज अ वोवन फैब्रिक तो उसको थोड़ा स्ट्रेच कीजिए आप, उसके वॉप और वेफ्ट की इंटरलेसमेंट को चेक कीजिए, थोड़ा स्ट्रेच करके देखिए यार्न्स डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रहे. जो हॉरिजॉन्टल वेफ्ट यार्न्स हैं, सेल्वेज को चेक करना चाहिए. इस तरीके की बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको फैब्रिक परचेज करते हुए कहीं ना कहीं माइंड में रखनी चाहिए और क्रॉस चेक करनी चाहिए. इवन द फैब्रिक्स लाइक वेलवेट और द फैब्रिक्स विच हैज मल्टीपल लूप्स ऑन द सरफेस शुड बी डेफिनेटली चेक्ड. फाइन, कि कोई लूप्स की जो यूनिफॉर्मिटी है वो है कि नहीं है. वेलवेट जैसे फैब्रिक में जो कट पाइल्स हैं वो थोड़ा सा पुल करके देखना चाहिए, वो उसमें से निकल तो नहीं रहे हैं. उससे उसकी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ का पता चलता है. सेम गोज विद द नेटेड फैब्रिक्स. यू शुड ट्राई टू स्ट्रेच इट बिट टू चेक इट्स ड्यूरेबिलिटी, इट्स इलास्टिसिटी एंड कि बेसिकली कोई जो निट, उसमें पर्टिकुलर निट जो यूज हुआ है वो प्रॉपर वे में यूज हुआ है कि नहीं हुआ. कहीं वो निट जो यार्न्स है वो अनलूप तो नहीं हो रहे माइन्यूट स्ट्रेच या फोर्स अप्लाई करने के बाद. तो ये बेसिक सी कुछ एक्टिविटीज हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए. इवन यू शुड जो अगेन दिस एक्टिविटी लॉट ऑफ पीपल दे प्रैक्टिस व्हाइल परचेसिंग अ फैब्रिक, और बहुत अच्छी बात है कि करना भी चाहिए हर इंडिविजुअल को. दे टेक इट आउट फ्रॉम द शॉप, फैब्रिकेटर शॉप, टू एक्चुअली एनालाइज द कलर, डाई एबिलिटी, डाई जो कलर है, कलर फास्टनेस जो है उसको चेक करते हैं इन डायरेक्ट सनलाइट. और उसके अलावा इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली उसमें कोई पैचेस तो नहीं है, डाइंग प्रॉपरली हो चुकी है फैब्रिक में कि नहीं है, अगर उसमें केमिकल पिगमेंट डाइंग हुई है वो प्रॉपर वे में हुई है, कहीं वेरिएशन तो नहीं है कलर में. सो यू शुड डेफिनेटली बिफोर परचेसिंग अ फैब्रिक टेक इट आउट from the shop, fabricator shop, and try to analyze it in direct sunlight. And gently you should actually scrub it also, little bit gently scrub करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई टेक्सटाइल फिनिश दिया गया है, अगर उसमें excess of starch है, तो उसमें white powder kind of a powdery surface जनरेट हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उसमें जो स्टार्च है वो एक्सेस अमाउंट में यूज किया गया है, या फिर उसमें जो केमिकल फिनिश दिया गया है वो अप्रोप्रिएट वे से नहीं दिया गया है, या अप्रोप्रिएट केमिकल्स को यूज नहीं किया गया है. तो by analyzing this activity we can come to know about these basic things. ये चीजें हमने डिस्कस ही करी हैं बेसिकली, कैसे हमने उसको जेंटली करना है, सेल्वेज को चेक करना है. सो वन शुड डेफिनेटली कंसिडर ऑल दीज थिंग्स. फाइन. एंड इवन सिल्क भी जब हम परचेज करते हैं तो सिल्क वाला फैब्रिक वी शुड ट्राई टू स्ट्रेच इट, वी शुड ट्राई टू फील द टेक्सचर. क्या ये प्योर सिल्क है, कहीं ब्लेंड तो नहीं है, कोई और मैन मेड फाइबर इसमें पॉलिएस्टर या एक्रेलिक मिक्स तो नहीं है. इस तरीके की बेसिक एक्टिविटीज से हमें एक फैब्रिक का बेसिक नॉलेज हो जाता है कि वेदर वी शुड गो फॉर इट और नॉट. देन गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग रेडीमेड गारमेंट्स. रेडीमेड गारमेंट्स
को सिलेक्ट करते हुए, परचेस करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गाइडलाइंस है बेसिकली. फाइन. सो एज फार एज द डिजाइन ऑफ ए गारमेंट इज कंसर्न, उससे रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करेंगे. द डिजाइन ऑफ एनी आइटम इज गाइडेड बाय 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, दैट इज बेसिक स्टाइल लाइन, its shape, its form, color, texture, and what kind of fabric has been used in that particular garment. Fine. When these all elements are put in a complete composition, they make a perfect design, which actually is a balanced, proportionate, and it has a great emphasis, rhythm, and unity. एंड यू कैन से continuity also. तो डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक चीजें चेक करनी चाहिए कि अगर स्ट्राइप्स हैं, स्ट्राइप्स गारमेंट में स्लीव्स पे, शोल्डर पे मैच हो रही है, नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है. अगर कोई पैटर्न है ज्योमेट्रिकल तो वो प्रॉपरली मैच किया गया है स्टिचिंग प्रोसेस के दौरान, कटिंग प्रोसेस के दौरान. तो ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए गारमेंट्स को पिक करते हुए. देन कम्स फिट के हिसाब से, बिकॉज यू मस्ट बी अवेयर वट एवर गारमेंट इट इज, a particular garment can be attractive, उसका विजुअल अपील बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि उसका जो फिट है वो बहुत कंफर्टेबल होगा. सो कहीं ना कहीं बिफोर पिकिंग ए पर्टिकुलर आउटफिट फॉर योरसेल्फ और client or buyer, you should definitely, if it is for you as an individual, you should definitely check its fit and comfort level. Fine. And if it is for a buyer, so in that case you should definitely know the actual measurements of a buyer, so that you can actually pick that garment in an appropriate way. Otherwise you should change the garment. Then is workmanship. कहीं ना कहीं बेसिकली ये रिलेट होता है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें एक गारमेंट को फिनिश और फर्निश करने में यूज होती हैं, तो वो भी हमें एनालाइज करना चाहिए किसी भी गारमेंट को पिक करते हुए, अपने लिए या क्लाइंट के लिए या बायर के लिए. उसकी सीम्स को चेक करना चाहिए, उसके फास्टनर्स को चेक करना चाहिए, जितनी भी उसमें ट्रिम्स यूज हुई हैं उनको चेक करना चाहिए, पाइपिंग्स हैं तो पाइपिंग को चेक करना चाहिए, कॉलर्स, पेस्टिंग, व्हाटएवर ट्रिम्स आर बीइंग यूज्ड, वो प्रॉपरली चेक करना चाहिए. बटन्स को थोड़ा चेक करना चाहिए. आपने एक्सपीरियंस किया होगा बहुतों ने आप में से कि वी पिक ए गारमेंट एट अ स्पेसिफिक प्राइस, सेल पे या किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पे, देन वंस वी यूज इट, कई बारी कोई बटन निकल जाता है, या कलर ब्लीड होना शुरू हो जाता है, या कलर फेड आउट होना शुरू हो जाता है किसी स्पेसिफिक एरिया से. तो कहीं ना कहीं हमें जितना भी अपने लेवल से, नॉलेज से ये बेसिक चीजें क्रॉस चेक कर सके हम किसी भी गारमेंट में, वो हमें डेफिनेटली चेक करना चाहिए. फाइन. एंड कहीं ना कहीं हमें इस चीज को भी एनालाइज करना चाहिए, पूछना चाहिए एक आउटलेट से कि या जैसे हमने पहले डिस्कस किया, केयर लेबल के ऊपर उसकी कोई भी फिनिश अगर उस पर अप्लाई की गई है तो इट विल बी मेंशन्ड ऑन अ केयर लेबल. सो वी शुड डेफिनेटली make it a habit to read the instructions of a care label of a garment before purchasing a particular garment. Then is price. Price plays an essential role for us as an individual before picking a particular garment or outfit. And if we are actually picking up a garment for our client or buyer or designing it, then again price plays a very essential role. फाइन. सो कहीं ना कहीं प्राइस इस तरीके से भी बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले करता है. और उसके अलावा जो भी प्राइस वो पर्टिकुलर ब्रांड या लेबल या स्टोर या आउटलेट कोट कर रहा है उस पर्टिकुलर गारमेंट के लिए, यू शुड ट्राई टू एनालाइज दैट गारमेंट बिफोर परचेजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच वी डिस्कस टुडे. और कहीं ना कहीं आपको ये भी एनालाइज करना चाहिए कि जो प्राइस हमें कोट की जा रही है उसके हिसाब से उस गारमेंट का फैब्रिक उस लेवल का है कि नहीं है, क्या उसकी विजुअल अपील उस लेवल की है कि नहीं है, क्या उस पे अगर प्रिंटिंग या एम्ब्रॉयडरी या कोई सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक यूज किया गया है, क्या वो उस प्राइस के अकॉर्डिंगली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो ये सारी चीजें कंसिडर डेफिनेटली करनी चाहिए एज फार एज द प्राइस of a garment is quoted by a particular brand, label, or an outlet. Then is care and maintenance, because at the end of the day we have to consider this point as far as the fabric and garments are concerned, because ultimately हमें उनको वॉश भी करना है, उनको ड्राई भी करना है, उनकी ड्राई क्लीनिंग भी करनी है, उनकी आयनिंग भी करनी है. तो कहीं ना कहीं अगेन केयर लेवल में ये मेंशन्ड होता है व्हाट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ
caring required or maintenance procedure required, process required for this particular garment or fabric. Fine. So obviously, as per the price, as per the client, we should definitely try to pick a garment which has least which requires least care and maintenance basically. Fine. और वो प्राइस को भी जस्टिफाई करता है, बिकॉज आप खुद एनालाइज कीजिए ना डे टू डे रूटीन में कि एक ऐसा गारमेंट है जिसको आप वॉश भी कर सकते हैं, मशीन वॉश भी कर सकते हैं, हैंड वॉश भी कर सकते हैं, और कंपैरेटिवली वी हैव ए गारमेंट which we have to always send for dry cleaning, so it adds on the cost, isn't it? So but again to be very honest, it depends कि क्या fabric, क्या fiber, क्या surface ornamentation technique use हुई है garment में, उसके ऊपर depend करता है. But if you have a option, you should pick those fabrics or garments which requires least care and maintenance. Fine. This was the information which I wanted to share with you guys today. So if you have any queries based on this information, you can ask, or any other information related to fabrics or selection of fabrics or anything. If you guys have any question, you can please unmute yourselves and ask sir. Or you can even write it in the chat box. See, what all we discussed today through this presentation, what all pointers were there, they are very generic and basic ones. Just to cite an idea, तो इन्हीं pointers को आप consider करके you can actually research a lot on these areas. Fine, whether it is related to selecting a garment or a fabric for any end product. तो ये just एक minute और basic idea था और information knowledge थी जो हम लोगों ने share किया आपके साथ. But it's our advice and my personal advice कि इन pointers को consider करके you can research a lot and possess a great amount of information regarding fabrics and garments. Are you going to send this presentation across all INID? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. All Ma'am, all PPTs have been sent to the center ID. Yeah. This is good. This presentation is very good. Very informative. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good afternoon, sir. Sir, I want to ask a question. Good afternoon. Sure. Sir, if we have to make a mask, then what kind of a fabric is best? See, it has to be a natural fabric, cotton or any other natural fiber or fabric is good for masks. First of all, it should be breathable. Second, it should have a air permeability property. Fine. And you must have noticed that the fabrics which are being used, especially in the manufacturing of masks, they are biologically treated with the biological finishes which we discussed in the last session. So if you want to skip that biological finish wala thing, you should definitely and always go for cotton fabrics or the fabrics which belong to a cotton family. Okay, thank you, sir. You're welcome. Amita, Kajal has raised her hand. Kajal, you can ask a question. You can unmute yourself and ask your question. Kajal Arora. Ma'am, I have just asked the question. Okay. Sir, can you please repeat how to check strength of a fabric, because that time your voice was breaking? Okay, see, as an individual, as a budding designers or as a layman, कोई भी इंसान की अगर हम बात करते हैं, when they go to a particular fabric shop to analyze a fabric, purchase a fabric, basic जो procedure है वो ये है कि आपने दोनों hands में fabric को hold किया और उसको length wise और width wise हल्का सा आपने उसको stretch किया. Fine. तो आपको उसकी ड्यूरेबिलिटी का कैसा पता लगेगा? इट इज नॉट ऑलवेज कि फैब्रिक बर्स्ट होगा किसी स्पेसिफिक एरिया से तो मींस फैब्रिक वीक है. नो, ऐसा 90% फैब्रिक्स में नहीं होगा. बट टेक्निकली आपको क्या चीजें चेक करनी है उसको लेंथ वाइज और विड्थ वाइज स्ट्रेच करते हुए कि यार्न्स
डिस्ट्रॉट तो नहीं हो रहे. डिस्ट्रॉट मीन्स अपनी जगह से चेंज तो नहीं हो रहे. वर्टिकल यार्न्स या वेफ्ट यार्न्स जो हैं वो अपनी जगह से हिल तो नहीं रहे, अपनी शेप स्ट्रक्चर को चेंज तो नहीं कर रहे. उसके अलावा यार्न्स फ्रे तो नहीं हो रहे हैं. हॉरिजॉन्टल जो वेफ्ट यार्न्स हैं, वोवन फैब्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो फ्रे तो नहीं हो रहे किसी एरिया से. उसके अलावा आप उसको जेंटली थोड़ा रब भी करना चाहिए फैब्रिक को, स्पेशली इफ इट इज अ डाइड फैब्रिक या इफ इट इज अ फैब्रिक विच इज ट्रीटेड विद एनी स्पेसिफिक टेक्सटाइल फिनिश. तो अगर उसका कलर वहां से रब करने के बाद किसी एरिया से लाइट हो जाता है तो मींस डाई प्रोसेस जो उसमें यूज किया गया है दैट इज नॉट परफेक्ट. और अगर उसमें व्हाइट पाउडर काइंड ऑफ सब्सटेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है तो दैट मींस उस पे जो भी टेक्निकल फिनिश दिया गया है वो अप्रोप्रिएट मटेरियल से नहीं दिया गया या अप्रोप्रिएट वे से नहीं दिया गया. बट स्पेसिफिकली as far as the strength is concerned, you should simply stretch the fabric gently in lengthwise, widthwise and diagonal direction. Thank you, sir. You're welcome. Anybody else? Ishrat, you had raised your hand. You can ask your question. Ishrat? I don't think so. Hello. Yes. Yeah. Ma'am, can sir discuss about interfacing or fusing? Sorry. Interfacing and fusing. Yeah, does this topic cover that? Oh, your voice is breaking. Yeah. Could you repeat your question about interfacing and fusing? I just wanted to know about different kinds of interfacing. If this topic covers that, like, is it possible? We'll be conducting another session based on similar queries. Definitely we'll discuss this thing in the next session. Okay. Okay. Hello, sir. Can you hear me? Yeah. Yeah, hi, sir. There's one more question from my side. Yeah, sure. Sir, what do you think the current day scenario wherein everyone is talking about sustainable fashion? And there are so many brands like Forever 21. There are so many other brands who follows fast fashion. What do you Yeah. think those brands also relist their fabric selection criteria? Because current situation is something like which we really needs to care, like which fabric needs to be chose for to make the garments. It's not just about like it should be should be sold out in a bulk, but it should be quality wise it must be very good. For environment it should be very good. So Yes. there are so many other, I think, points should be noted out while choosing the fabric. What do you think? Yeah, definitely. Mhm. Yeah, definitely. There are a lot of aspects and similar things which a lot of brands and a lot of even fabric manufacturing industries are taking care of as far as the current scenario is concerned. And in my previous session, if you had attended my previous session, we had discussed about the organic and newly introduced fabrics, which have certain properties which actually gel with the current scenario, whether it is related to biological protection, whether it is related to sustainability, whether it is related to similar characteristics and properties. Even I discussed about a lot of fabrics which are actually introduced in the last few months and which are actually feasible for the current scenario. Okay, yeah. So if you must have cross-checked with certain brands, they have started changing the complete fabric selection for their end products. They are more emphasizing on the fabrics which are biologically protected, which are organic basically.
Exactly. Even And there are so many brands who are slowly they are going to the slow fashion rather than going to the fast fashion, which is really polluting the environment. They're moving towards the slow fashion, and they're using good fabric. The quality really matters for them as well, right? yes, Hmm. exactly. So there are a lot of aspects and similar characteristics which people are emphasizing, whether it is a textile manufacturing industry or multiple brands. Yeah. All right, sir. Thank you. You're welcome. Anybody else? Hello, sir. I Sir, which type of fabric we can use for a sportswear? see any kind of sportswear, it requires certain characteristics and properties in a fabric. The first and basic one is elasticity. Second one is moisture absorption. Third one is air permeability. Fourth one is not a sort of property which any fabric possesses by birth. Those kinds of properties are basically developed into the fabrics which are being used in sportswear or gymming or yoga. They are basically treated with chemical finishes. Fine. So as far as your query is concerned, three basic properties should be there in a fabric. One is, as I said earlier, one is moisture absorption, second is air permeability, and third one मैं भूल गया क्या बोला था अभी Flexibility. Flexibility. Flexibility and elasticity. Yeah. Elasticity. Okay, okay. Thank you, sir. And again, as far as the textile finishes are concerned, there is a nano finish which is being practiced for last 1.5 year by lot of such companies who are into sportswear, because it helps to retain, maintain or reduce body temperature. तो ये जो नैनो फिनिश से हम फैब्रिक में ना ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन भी कर सके, रिटेन भी कर सके, और उसको बेसिकली रिटेन नहीं कह सकते हैं, मेंटेन कर सके. तो इस तरीके की फिनिशेस बहुत ज्यादा यूज करते हैं आजकल के करंट सिनेरियो में. Thank you, sir. You're welcome. Sir, I have a question. Yeah, please ask. Sir, I have a glass tissue fabric and I want to doing a work like beadwork and piping. Then how can do that? Because the fabric yarns are continuously fading while we doing work by own self. Yeah, see, what you can do is आप उसको एम्ब्रॉयडरी वाले फ्रेम में लगा रहे होंगे ना ग्लास नायलन को. Yeah. तो आपने क्या करना है, देखिए इसके लिए कोई टेक्निकल बहुत रॉकेट साइंस वाला मेथड तो नहीं है, बिकॉज हर फैब्रिक का अपना एक क्वालिटी यूज करने का तरीका होता है. ग्लास नायलन फैब्रिक बीइंग सो फाइन एंड द फैब्रिक itself is manufactured by very fine and minute yarns, isn't it? No doubt उसका स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू सिमिलर फैब्रिक्स लाइक ऑर्गेंडी और टसर सिल्क, है ना. स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला कि हर फैब्रिक को अपने आप में एक बिहेव करना विद द सराउंडिंग और उसके ऊपर क्या टेक्निक यूज की जा रही है, वो हर फैब्रिक अलग तरीके से बिहेव करता है. तो आपने सिंपली करना क्या है, जो आप जिस पर्टिकुलर टेंशन से उसको एम्ब्रॉयडरी रिंग में फिक्स कर रहे हैं ना, यू हैव टू लूजन द टेंशन लिटिल बिट. बहुत ओवर टाइट करके मत रखिए उसको, बहुत कस के मत एम्ब्रॉयडरी रिंग में रखिए, हल्का सा उसको थोड़ा लूज कीजिए. तो आपका ना बार बार वो धागे फ्रे नहीं होंगे उससे, चाहे आप आरी यूज कर रहे हैं या नीडल यूज कर रहे हैं. एक बारी प्रैक्टिस करके देखिए, डेफिनेटली आपको काफी फर्क लगेगा. ओके सर, मैंने किया हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब हम मतलब लूज फ्रेम रखते हैं ना, तो मतलब जो वर्क का जो फिनिशिंग होता है वो प्रॉपर नहीं आता है. आप थोड़ा टेंशन ज्यादा लूज कर रहे होंगे. इट इज नीदर टू बी ऑफ हाई टेंशन और लो टेंशन. आपको वो थोड़ा बैलेंस सा करके रखना पड़ेगा. ओके, एंड उसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं मतलब फैब्रिक के लाइक फ्यूजिंग वगैरह उसके साथ? नहीं, ग्लास नायलन पे आप फ्यूजिंग अगर नहीं हो सकेगा,
नहीं हो नहीं सकेगा। होगा। उसका एक ही तरीका है, उसके लिए आपको अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जाना पड़ेगा, फिनिशिंग इंडस्ट्री, और आपको लैमिनेटिंग फिनिश उसके ऊपर करवाना पड़ेगा, फिर ये दिक्कत नहीं ओके। आएगी। बट अगेन आप एक लिमिटेड फैब्रिक के लिए वो इंडस्ट्री यूजुअली नहीं करती, बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया ये जितनी भी केमिकल फिनिशेस होती हैं ये एज सच बल्क में की जाती हैं, बट स्टिल यू कैन अप्रोच इफ यू इट इज फिजिबल फॉर यू। तो एक लैमिनेटिंग फिनिश होता है जो आप उसके ऊपर करवा सकते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बिकॉज ग्लास नायलन जो है ना, वो फाइबर जिससे वो यार्न्स बने हैं ना, उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है, स्लिपरी, शाइनी, उस वजह से ये दिक्कत ज्यादा आता है। और मोर ओवर टेक्निकल एस्पेक्ट से यार्न्स इतने फाइन है कि ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम जनरेट तो होनी है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि उसको लैमिनेट फिनिश दिया जाए, अदरवाइज तो ये प्रॉब्लम आएगी। बट स्टिल आप एक मॉडरेट टेंशन बिल्डअप कीजिए एम्ब्रॉयडरी फ्रेम के अंदर, फिर आप देखिए काफी इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, एंड खाट भी कर सकते हैं ना उस पर? उसमें तो प्रॉब्लम शायद तक नहीं आएगी। मतलब 100% इम्प्रूव तो नहीं होगा, बट काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। Any other question? So one more question. Sure. Yeah, how to finish different fabrics, sir? That is like every time there's a confusion, like how to finish different fabric, like end products जो होता है उसको किस तरह से लास्ट को हर फैब्रिक को फिनिश करना चाहिए। आपकी उसका एक क्लास अगर होगा तो जरूर देना। सॉरी दोबारा बोलेंगे आप? वॉइस वाज नॉट क्लियर। मैं बोल रही थी सर, जो फैब्रिक को एंड फिनिश करते हैं फैब्रिक को जी, एंड फिनिश ऑफ फैब्रिक, सो वो डिफरेंट फैब्रिक की फिनिशिंग अलग होती है, तो सर उसको किस तरह से दैट प्रॉब्लम वी शुड deal with that problem, sir? Can you just give that class for such things, sir? Sure. Definitely. Why not? We'll work on a session based on this thing, and we'll get back to you. Okay, sir. Thank you. You're welcome. Hello, sir. Sir, I want to ask, Hello. how can we identify the fabric that is pure or not? Okay. See, again, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ बेसिक एक्टिविटीज हैं या बेसिक टेस्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं एक फैब्रिक को एनालाइज करने के लिए, बट इवन देन यू नीड टू गेट ए फैब्रिक स्वॉच एंड देन यू हैव टू एनालाइज बाय प्रैक्टिसिंग दोज बेसिक बर्निंग टेस्ट है। अगर जैसे कि बर्निंग टेस्ट की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो आपको एक फैब्रिक जो कि परचेज करना है, आप पहले उसका छोटा सा स्वॉच लीजिए, देन कंडक्ट ए बेसिक टेस्ट विच इज बर्निंग टेस्ट, फाइन। तो उसको बर्न करने से यार्न्स निकाल के वॉर्प वेफ्ट डायरेक्शन दोनों के, when you burn it, how it smells, what is the kind of residue which is left behind after burning, ठीक है, and what is the color and smell of the smoke, उससे because हर फाइबर ना अलग तरीके से स्मेल करता है जलने के बाद, हर तरीके का अलग उसका रेजिड्यू होता है, फाइन। तो उससे हम कुछ हद तक, कुछ लेवल तक पता लगा सकते हैं कि ये कितना प्योर फैब्रिक है या इसमें ब्लेंड है या नहीं है। बट अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, it is not 100% result oriented test, fine. 100% result oriented tests are chemical tests only, which are being practiced in the textile industries who deal with these tests. Yes, sir. Thank you, sir. और with the time, with the experience, जितना आप ज्यादा फैब्रिक्स को यूज करेंगे, डील करेंगे, एक बेसिक अमाउंट ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको हो जाता है कि व्हेन यू फील द फैब्रिक, या जैसे मैंने बर्निंग टेस्ट वाला एक्टिविटी बताया, उससे काफी हद तक हमें पता चल जाता है, बट इट इज नॉट 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। एक विजिबल टेस्ट है इसमें, जो प्योर फैब्रिक अगर हम लोग शॉप पे जाते हैं और अगर उन्हें इंस्टेंटली पता लगवाना है क्या है, तो यूजुअली आपने देखा होगा सेल्वेज के ऊपर एक सेंटर के निशान होते हैं जिसमें बारीक बारीक डॉट्स होते हैं। तो प्योर फैब्रिक में सेंटर के निशान कभी नहीं होते, क्योंकि उसके वेट जो है हम लोग कभी भी एक्सटेंड नहीं करते। प्योर फैब्रिक को जो वीविंग में बने होते हैं लूम पे, वही होता है। तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल टेस्ट विच वी कैन हैव व्हेन वी गो टू बाय द फैब्रिक इन द शॉप, बट ऑलमोस्ट इसमें भी श्योरिटी नहीं होती, बट 90% श्योर होता है कि प्योर में सेंटर के निशान तो नहीं होते।
जो सेल्वेज के ऊपर होते हैं. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for adding this Thank you. information. Welcome. Any other query? I guess somebody is asking, but the voice is very low. I was saying कि जो आप जब शॉप पे फैब्रिक खरीदने जाते हो, तो जैसे प्योर कॉटन लेना है या आपको प्योर शिफॉन लेना है, प्योर क्रेप लेना है, कोई भी प्योर फैब्रिक लेना होता है, तो एक आप अगर सेल्वेज देखोगे ना फैब्रिक की, तो फैब्रिक की सेल्वेज के ऊपर कई बार स्मॉल डॉट्स होते हैं. तो वो डॉट्स जो होते हैं वो यूजुअली हम स्टेंटर मशीन के ऊपर जब फैब्रिक को स्ट्रेच करते हैं तब वो डॉट्स होते हैं. तो प्योर फैब्रिक्स को यूजुअली स्ट्रेच नहीं किया जाता. एज इट इज जो लूम के ऊपर जो प्योर फैब्रिक्स को बनाया जाता है, तो वो उसकी विड्थ वो ही रिटेन की जाती है. जो फैब्रिक्स को स्ट्रेच किया जाता है यूजुअली वो विड्थ को बढ़ाने के लिए किया जाता है. तो प्योर फैब्रिक्स को हम विड्थ बढ़ाते नहीं है कभी भी, बहुत वैसे रिटेन रखते हैं. तो अगर हमें प्योर कॉटन खरीदना है, प्योर शिफॉन, प्योर क्रेप कोई भी, तो उसके ऊपर यूजुअली सेल्वेज के ऊपर वो बारीक बारीक डॉट्स के निशान आपको नहीं मिलेंगे. तो वो एक बहुत रेडी विजिबल टेस्ट है. जब आप शॉप पे जाओगे तो आप उससे टेस्ट कर सकते हो. यूजुअली स्टेंटर के निशान सब मैनमेड फैब्रिक्स या ब्लेंडेड फैब्रिक्स के ऊपर ही मिलेंगे आपको. आई होप दिस यू कैन ट्राई एनी टाइम. और एक दूसरा एक बहुत मामूली सा टेस्ट है जो बहुत रॉ टेस्ट है, बट दिस इज वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड टेस्ट that you can take a drop of water on cotton, and since the cotton is highly absorbable for water, so it usually spreads within 5 seconds. It spreads. So this is a usually very tried and tested test for pure cotton. अगर blend होगा उसमें जरा सा भी तो पानी इतनी जल्दी नहीं फैलेगा. बर्निंग टेस्ट तो हम लोग नहीं कर पाते हैं जब कहीं भी नहीं कर पाता है because केमिकल that is why I said कि आप स्वॉच ले सकते हैं, बट अगर फैब्रिकेटर की शॉप पे ही करना है तो yes, this is also one ये of फिजिकल टेस्ट है जो हम थोड़े थोड़े कर सकते हैं. Any other query, guys? I guess no query. Done.